हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये DSSP के लिए जो सेकेंड पार्ट होता है 100 नंबर का पार्ट भी उसके लिए पैडागॉजी है जो कि NIOS नोट्स हैं। तो इसका यूनिट 4 है, ब्लॉक जो है 501 है। तो यूनिट 4 का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना। तो उसमें पहले देखेंगे NCERT है। तो 1954 से प्रारंभ कर आगे भारत में बहुत से सारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जैसे पाठ्य पुस्तक अनुसंधान केंद्रीय ब्यूरो। तो क्वेश्चन जैसे आया कि पाठ्य पुस्तक अनुसंधान केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। फिर आया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये 1954 में ये भी आया था। फिर आया बेसिक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान 1956 में। फिर है नेशनल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेंटर 1959 में है। फिर है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये 1959 में आया। फिर उसके बाद आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन 1959। इन संस्थानों की स्थापना अलग अलग कार्यों के लिए की गई थी। फिर है जो NCERT है जो 1961 में बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में हुई थी और दिल्ली में की गई NCERT की स्थापना। इसका मुख्य फोकस था विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना। जो NCERT बनाए गए थे उनका मुख्य फोकस या उद्देश्य लक्ष्य था विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना। जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए संगठनात्मक संरचना है वो 3 लेवल पे डिवाइड है। एक थी सेंट्रल लेवल पे और दूसरी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे आधारित थी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ था उसकी संगठनात्मक संरचना। तो सेंट्रल लेवल पे था NCERT। सेंट्रल लेवल पे क्या हो जाएगा? NCERT हो जाएगा। और स्टेट लेवल पे हो जाएगा SCERT और CMET, SEASIEAMT है यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ये SIEMAT। स्टेट लेवल पर हो जाएगा SCERT और CMET हो जाएगा। सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा NCERT और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लेंगे। तो इसको है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को 3 भागों में बांटा गया था। एक था डाइट, फिर है BRC और CRC। डाइट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डाइट का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हिंदी में भी याद कर सकते हैं बट इंग्लिश में ही लिख के आएगा डाइट, तो अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो ईजी रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। फिर था BRC का फुल फॉर्म था ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। फिर CRC था, CRC का फुल फॉर्म था क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो ये थे इसके फुल फॉर्म और इसके भाग थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 थे, डाइट था, BRC था और CRC था। अब पहला है NCERT जो कि ये सेंट्रल लेवल पे था, इसे देखेंगे। तो NCERT का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है और NCERT की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 में की गई थी इसका। और कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। दिल्ली यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके 4 उद्देश्य थे। जो NCERT बनाया गया तो उसके 4 उद्देश्य थे। तो 4 उद्देश्य देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, जो स्कूल शिक्षा थी उसकी क्वालिटी हो, जो अच्छी हो, इसका उद्देश्य था। प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और शैक्षिक समस्याएं होती थी जो स्कूलों में या तो उनका समाधान करना। तो ये थे 4 उद्देश्य NCERT के जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मेन इसमें कुछ मेन इंस्टीट्यूट थे, उनके नाम और फुल फॉर्म देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। NIE था, इसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ये है जो न्यू दिल्ली में है। CIET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली में है। फिर है PSSCIVE, इसका फुल फॉर्म है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये कहाँ पे? ये भोपाल में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसमें 5 एक था RIEE। तो RIE है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो क्षेत्रीय थे उससे रिलेटेड था तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो गया RIE का। और इसमें 5 क्षेत्र थे। कितने थे? 5 क्षेत्र थे। एक था अजमेर, दूसरा था भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो इसके याद रखिएगा किसके हैं?
RIE के अंतर्गत 5 क्षेत्र बनाए गए थे। एक अजमेर था, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। अब NCERT की भूमिका या रोल। तो NCERT की भूमिका या रोल क्या है ये देख लेंगे। पहला है स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी और शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें NCERT की बहुत ही भूमिका होती थी। फिर अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करता था। जो रिसर्च सेंटर थे या रिसर्च प्रोग्राम कराए जाते थे उसका समर्थन करना NCERT का कार्य था। PhD के प्रकाशन के लिए सहायता दी जाती थी। जो कोई स्कॉलर होते थे PhD वाले, उनको अगर सहायता उनकी बुक है या कुछ भी उनको प्रकाशन करना था उसके लिए ये सहायता देती थी NCERT। NCERT ने NIEE और RIEE की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? NIEE और RIEE की स्थापना की थी NCERT ने। तो ये हो गया भूमिका में। अब है फंक्शन ऑफ NCERT के कार्य। तो प्रशिक्षण प्रदान करना था, अनुसंधान, विकास, सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, अध्ययन खोज प्रशिक्षण हो गया, नीति कार्यान्वयन था, विभिन्न क्षेत्र थे, मंत्रणा या सलाह था, प्रचार प्रसार करना था। तो ये थे NCERT के कार्य। इसमें अनुसंधान में क्या हो जाएगा, जैसे NCERT है जो स्वतंत्र रूप से कोई भी संस्थान है उसके जरिए अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन करती थी। और जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई अनुसंधान कार्यक्रम कर रहा है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी शोध कर रहा है तो उसको अगर कोई स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो NCERT उसको प्रदान करता था। फिर इसी में है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में क्या था NCERT का? तो NCERT जैसे प्राइमरी लेवल हो गया, अपर प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, हाई स्कूल और इंटर तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण हो गया, सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण है, ये सब प्रदान करता था NCERT। पॉइंट है विकास। तो विकास में क्या हो जाएगा? विकास में है जो NCERT विभिन्न प्रकार के सिलेबस है विभिन्न स्तर पर उपलब्ध कराती थी और उन्हें प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराती थी। उसमें है जो विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स होती थी, विधियाँ होती थी, इससे रिलेटेड ये कार्य NCERT करती थी। फिर है सेवा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण। 4th पॉइंट है सेवा पूर्व सेवाकालीन। तो इसमें है NCERT जैसे सेवा पूर्व या सेवाकालीन, जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है उसके लिए और जो पढ़ा चुका है उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करता था NCERT। फिर है अभिमुखीकरण। तो इसमें हो जाएगा जो शिक्षा क्षेत्र में जो भी नए कार्य होते थे, नए ज्ञान विकास से संबंधित कार्य हुए, उनका प्रयोग करने के लिए वो अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाते हैं NCERT। फिर है अध्ययन खोज और प्रशिक्षण। NCERT है जो विद्यालयी शिक्षा, विद्यालयी स्तर पर जो भी अध्ययन होता था, खोज होता था, प्रशिक्षण होता था, उसका उत्तरदायित्व है जो NCERT लेती है। फिर है नीति कार्यान्वयन। तो इसमें हो जाएगा जैसे कि गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी कार्यक्रम चलाती है, जो भी नीतियाँ बनाती है, योजनाएं, उनसे ये संबंध रखती थी। विभिन्न क्षेत्र, इसके बहुत सारे क्षेत्र थे NCERT के। तो विभिन्न क्षेत्र में हो जाएगा जैसे स्कूल में जो पाठचर्या थी, पाठ्य पुस्तकें थी और उन सभी क्षेत्रों में ये शोध का कार्य करती थी NCERT ताकि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। मंत्रणा या सलाह। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रणा या सलाह। तो NCERT है जो अध्यापक शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए है जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उनको सलाह देती है। फिर है प्रचार प्रसार करना। तो शिक्षा का अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार करना NCERT का कार्य था। तो ये थे NCERT के कार्य या फंक्शंस। फिर है राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का संगठनात्मक संरचना। पहले केंद्र स्तर पर था, केंद्र स्तर पर केवल NCERT था, अब हो गया राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर 2 संस्थाएं थीं और केंद्र स्तर पर एक ही संस्था थी, उसका नाम था NCERT। और राज्य स्तर पर 2 संस्थाएं SCERT और CMET। तो पहले SCERT को पढ़ लेंगे। SCERT का फुल फॉर्म दिया हुआ है। SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की ही तरह है, बस यहाँ पे स्टेट लग गया है, वहाँ पे नेशनल लग गया था। एक याद कर लीजिएगा और याद हो जाएगा। यहाँ वहाँ पे NCERT में नेशनल था, यहाँ पे स्टेट है बस।
SCERT प्रसिद्ध है लगभग 226 स्थानों पर है। तो SCERT प्रसिद्ध हैं लगभग कितने स्थानों पर? 36 स्थानों पर हैं। विभाग इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें एक विभाग है सेवाकालीन शिक्षा विभाग, जो इन सर्विस होते हैं वो वाले शिक्षा विभाग जो जॉब कर रहे होते हैं। फिर है प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग था, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, परीक्षा प्रशासन विभाग है। तो ये थे SCERT के विभाग, इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर है SCERT की भूमिका। तो ये राज्य शिक्षा की अकादमिक शाखा के रूप में कार्य करती है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, फिर स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में बदलाव यानी परिवर्तन करती है। नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य करती है, जो राज्य में स्थित महाविद्यालय हो गए, डाइट हो गई और उच्च शिक्षण संस्थान हो गए, उनका पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करती है। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। नेक्स्ट पॉइंट है नियुक्ति और स्थानांतरण। तो नियुक्ति और स्थानांतरण में हो जाएगा जो SCERT है, जो शिक्षक संबंधी जो भी नियुक्तियां होती हैं, प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो गई, प्राचार्य की नियुक्ति हो गई और उनका ट्रांसफ़र है, इसके लिए जो प्रस्ताव है राज्य को SCERT भेजती है। फिर है प्राथमिक स्तर पर सीखने का न्यूनतम स्तर। SCERT है जो अध्यापकों को अवगत कराती है कि जैसे बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम स्तर सीखने का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराया जाए। तो ये हो गया SCERT की भूमिका। अब है SCERT के कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या संशोधन व पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा। तो SCERT होता है जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम चलता है उनका संशोधन करना महत्वपूर्ण कार्य है SCERT का। फिर कार्यशालाओं का संचालन करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्यशालाओं का तो इसमें हो जाएगा SCERT है जो शोध आधारित कार्यशालाओं का संचालन करती है, जिसमें जो बच्चा अच्छे से सीख पाए। फिर है सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना SCERT का कार्य, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन। NCERT का भी है, इसका भी है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन उपलब्ध कराना। फिर है दिशा निर्देश और अभिविन्यास। तो इसमें जो गुणवत्ता प्रबंधन वाले में है, जैसे कोई समस्या आ रही है एजुकेशन संबंधी, तो उसका ये निवारण करती है SCERT। फिर है दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश में हो जाएगा कि अध्यापकों को SCERT है जो नवाचार अपनाने पर नई विधियाँ अपनाने के लिए दिशा निर्देश देती है। फिर है अभिन्यास। तो अभिन्यास में हो जाएगा अध्यापकों को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए अभिन्यास कार्यक्रम चलाती है SCERT। तो ये थे SCERT के कार्य। अब है CMAT। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेंगे। इसका फुल फॉर्म है द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये SCERT की शाखा है। किसकी शाखा है? SCERT की शाखा है। ये राज्य स्तरीय संस्थान है। किस प्रकार की संस्थान है? राज्य स्तरीय संस्थान है और ये सहायता प्रदान करती है, इसीलिए सहायता संस्थान भी इसे कहते हैं। शिक्षण संस्थानों को ये किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका कार्य है। तो इतना इसमें पढ़ लीजिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है CMAT में। इसका फुल फॉर्म और ये किसके अंतर्गत आती है और राज्य स्तरीय की संस्था है, इसका कार्य है जो संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। फिर है जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। अभी हम लोगों ने पहले किया केंद्र पे, फिर राज्य पे, अब है जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। तो उसमें पहले आएगा डाइट। तो डाइट का हम लोग फुल फॉर्म पहले याद करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग होता है। शिक्षा नीति 1986 के बाद स्थापित की गई थी। ये कब की गई? तो शिक्षा नीति 1986 के बाद इसकी स्थापना की गई डाइट की। और ये जिला स्तर योजना है। किस प्रकार की योजना है? जिला स्तर योजना है। क्रियान्वयन और निगरानी करना इसका कार्य होता है। जिला स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना और उनकी निगरानी करना। तो ये था डाइट के कार्य हो गए। और फिर 7 शैक्षिक शाखाएं होती हैं। डाइट की कितनी शाखाएं होती हैं? 7 शैक्षिक शाखाएं। इनका नाम याद कर लीजिएगा।
पहली है सेवा पूर्व शिक्षक शाखा और कार्य अनुभव शाखा, फिर है जिला संसाधन इकाई, फिर है पाठचर्या सामग्री विकास और मूल्यांकन शाखा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा, योजना और प्रबंधन शाखा, सेवाकालीन कार्यक्रम, नवाचार समन्वय शाखा। तो बस आप शाखाओं के नाम याद रखिएगा, इसके अंदर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इसके नाम याद होने चाहिए। फिर है ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। तो जिला स्तर पर डाइट हो गया, ब्लॉक स्तर पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा BRC, ब्लॉक रिसर्च सेंटर। तो ये हो गया ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर जिसे बोलते हैं। इसमें 100 गांवों का समूह शामिल होता है। जो BRC है वो 100 गांवों का समूह होता है, उसमें BRC बनाया जाता है। भूमिका और कार्य देख लेंगे, BRC के क्या कार्य हैं और क्या भूमिका होती है। तो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन होता है, मिड डे मील, वो प्रदान करना बच्चों को, इसका भूमिका होती है या कार्य होते हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना, बच्चे जैसे एडमिशन लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म देती है उसको उपलब्ध कराने का कार्य है जो BRC का होता है। शिक्षा के निर्माण की गुणवत्ता की शिक्षा है, बच्चों को अच्छी गुणवत्ता में प्रदान की जाए। जागरूकता अभियान, विभिन्न प्रकार के स्कूलों में जैसे अभियान चलाए जाते हैं, स्कूल चलो अभियान और बहुत सारे अभियान चलाए गए। और जो NGOs होते हैं और स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका सहयोग करना। तो ये थे BRC के कार्य। और जैसे विद्यालय के लिए अगर उचित स्थान प्रदान करना, पर्याप्त स्थान प्रदान करना, ये सब BRC के कार्य होते हैं। फिर आता है CRC, इसको कहते हैं क्लस्टर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, मतलब CRC का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ये संकुल स्तर, हिंदी में संकुल कहते हैं, वैसे क्लस्टर कहते हैं इंग्लिश में। ये है जो 8 से 10 स्कूलों का समूह होता है। और BRC था जो 100 गांवों का समूह था, 100 गांवों में एक BRC होता है 100 गांव को मिला के। और CRC है जो 8 से 10 स्कूलों का समूह होता है। विद्यालय के जो हेडमास्टर होते हैं उनको पंचायत शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हेडमास्टर है तो उसे पंचायत शिक्षा अधिकारी कहा जाएगा, और अगर वो शहर में है तो उसे शिक्षा अधिकारी कहा जाएगा जो हेडमास्टर होता था। इसके कार्य क्या होते हैं CRC के, तो फर्नीचर, जैसे स्कूलों में फर्नीचर का उपलब्ध कराना, वितरण करना, तो ये इसका कार्य हो गया। वेतन वितरण, जैसे टीचर्स होते हैं उनका वेतन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो CRC के द्वारा होता है। उपकरण व स्टेशनरी, स्कूलों में विभिन्न प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है। स्टेशनरी जैसे बुक्स हो गई, बच्चों को पेंसिल हो गई, या पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उपलब्ध कराता है CRC। सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाना, कि जो जॉब कर रहे होते हैं टीचर, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, कभी ब्लॉक स्तर पर दिया जाता है या फिर जिला स्तर पर दिया जाता है, उसकी योजना है जो CRC बनाता है। स्कूलों का सुपरविजन, जो स्कूल होते हैं उनका सुपरविजन करता है CRC। तो CRC है जो, ये थे CRC के कार्य। CRC जो ये विद्यालय का जो हेडमास्टर होता है वही होता है। और इसको कितने स्कूल दिए जाते हैं, तो 8 से 10 स्कूल दिए जाते हैं, उनका एक समूह होता है, 8 से 10 स्कूलों को ये चेक करता है। तो ये थे NIO। तो आज की क्लास थी यूनिट 4 और ब्लॉक था 501, तो जो कि NIOS से लिया गया है। और अगर आपको एक क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।